Hey, lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. तो हमने अपने चैनल पे एक इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया है एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लेक्चर इज ड्रग्स which are useful in the treatment of heart failure. So in our previous two discussions, we understood what do we mean by the term heart failure. Then I told you about कि जब भी कोई भी पेशेंट अगर हार्ट फेलियर से सफर कर रहा है, in that person's body there is activation of a compensatory mechanism. Now whenever this compensatory mechanism is getting activated in a normal person's human body, this compensatory mechanism is good for that particular person who is having a normal human heart. But as our patient is suffering from heart failure, उसमें अगर compensatory mechanism अगर activate होता है, that is a bad news for our failing human heart. तो ये सारी की सारी चीजें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली है. So in our today's video presentation, the very first concept that we are going to discuss is about the classification of the heart failure. Then we will understand the important signs and symptoms of the heart failure patients. And finally, we are going to understand the mechanism of action of our diuretic agent. So without wasting any further time, let us get started with the very first concept, and that is the classification of heart failure. तो द वेरी फर्स्ट टाइप जहाँ पे हम हार्ट फेलियर को क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्डियक आउटपुट. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कार्डियक आउटपुट we can classify our heart failure into two main categories. Very first one is known as high output heart failure and the second one is known as low output heart failure. Now what do we mean by the high output heart failure? हाई आउटपुट हार्ट फेलियर का क्या मतलब होता है कि हार्ट इज पंपिंग ब्लड नॉर्मली बट इट इज नॉट एबल टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. I will give you a very similar analogy. Let us suppose there is a teacher and there is a student. Now definitely जो student की capacity है वो उसके हिसाब से काम करेगा एंड जो टीचर है वो स्टूडेंट से अगर ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगा तो डेफिनेटली वन इफ दैट स्टूडेंट इज वर्किंग नॉर्मली एंड वो अगर खुद से ज्यादा एफर्ट भी कर रहा है, बट इफ दैट स्टूडेंट इज नॉट एबल टू मीट expectation of the teacher, definitely that student is a failure in the eyes of the teacher. नाउ सिमिलरली हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ भी कुछ ऐसा होता है. लेट अस कंसिडर अवर ह्यूमन हार्ट एज अ स्टूडेंट एंड लेट अस कंसिडर अवर ह्यूमन बॉडी एज अ टीचर. नाउ हाई आउटपुट हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी है दैट इज हैविंग अ हाई मेटाबॉलिक डिमांड. तो डेफिनेटली अगर बॉडी की हाई डिमांड है तो उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, उसको ब्लड भी ज़्यादा चाहिए. तो कैन आई से कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है दैट इज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम अवर ह्यूमन हार्ट. तो ह्यूमन हार्ट ट्राई तो कर रहा है, अवर ह्यूमन हार्ट इज पंपिंग ब्लड नॉर्मली, बट बॉडी की ही मेटाबॉलिक डिमांड इतनी ज़्यादा है that our human heart is not able to serve our human body, or in simple words we can say our human heart is not able to meet the metabolic demands of our human body. तो ये जो कैटेगरी के हार्ट फेलियर होता है दैट इज नोन एज हाई आउटपुट हार्ट फेलियर. नाउ सेकेंड हार्ट फेलियर होता है दैट इज नोन एज लो आउटपुट हार्ट फेलियर. नाउ लो आउटपुट हार्ट फेलियर में क्या होता है, कमिंग बैक टू अवर सेम स्टूडेंट एंड टीचर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट ही अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसके वजह से डेफिनेटली जो टीचर है उसका जो पर्पस है वो सर्व ही नहीं होगा. तो कंपेयर दिस एनालॉजी विथ अवर ह्यूमन बॉडी. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक नीड है वो तो डेफिनेटली रहने वाली है. उसके ऊपर से अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा है.
तो लो आउटपुट हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट में ही प्रॉब्लम है। तो low output heart failure means the heart itself is not able to pump the blood adequately। एंड अगर हमारा ह्यूमन हार्ट ब्लड को ही अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली जो बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं होगी। So these are the two important types of heart failure on the basis of cardiac output। Now let us see कि high output heart failure और लो आउटपुट हार्ट फेलियर कौन से कंडीशंस में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, व्हाट आर द रीजंस ऑफ हाई आउटपुट हार्ट फेलियर? वेरी फर्स्ट रीजन इज thyrotoxicosis। Now what do I mean by the concept of thyrotoxicosis? थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब होता है जब पर्सन की बॉडी में T3 एंड T4 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज नोन एज थायरोटॉक्सिकोसिस। नाउ अंडरस्टैंड वन पॉइंट। थायरोटॉक्सिकोसिस जब पेशेंट में होता है, वहां पे जो पेशेंट की बॉडी का जो मेटाबॉलिक डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट मीन्स कैन आई से कि बॉडी की जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ द मेटाबॉलिक डिमांड वो बढ़ गई है, एंड अवर ह्यूमन हार्ट इज नॉट एबल टू फुलफिल द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी, thus leading to high output heart failure। The second point is anemia। तो अनेमिया में क्या होता है? अनेमिया में होता यह है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इवन इफ अवर ह्यूमन हार्ट इज पंपिंग ब्लड प्रॉपरली, अगर ऑक्सीजन ही वो प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली जो बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, एंड वंस अगेन इट विल लीड टू हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्यों हाई आउटपुट हार्ट फेलियर है? नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। Whenever a girl, that is a mother, is carrying a baby inside her human body, उसका जो ह्यूमन हार्ट है हैज टू सर्व टू इम्पोर्टेंट रोल्स। द वेरी फर्स्ट वन कि खुद की बॉडी की डिमांड वो मदर को मीट करनी है, एंड ऑल्सो जो बेबी है जो मदर की बॉडी में है की भी मेटाबॉलिक डिमांड्स यही हार्ट को फुलफिल करनी है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर मेटाबॉलिक डिमांड्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो अवर ह्यूमन हार्ट विल नॉट एबल टू सर्व द एक्सपेक्टेड मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी, thus leading to high output heart failure। So these were the three important reasons of the high output heart failure। The very first one was thyrotoxicosis, the second one is our anemia, and the third one is pregnancy। Now, what are the reasons of low output heart failure? Now, हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि जो लो आउटपुट हार्ट फेलियर होता है उसमें क्या होता है कि अवर ह्यूमन हार्ट इज नॉट एबल टू पंप प्रॉपरली, यानी कि हमारे ह्यूमन हार्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर अवर लो आउटपुट हार्ट फेलियर? The very first reason is ischemic heart disease। Now understand why ischemic heart disease। We know कि जब भी इश्कीमिया होता है our cells or we can say our tissues is not receiving oxygen in proper form। Now अगर सेल्स या फिर टिश्यू को अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो कैन आई से देयर विल बी डेथ ऑफ अवर सेल्स एज वेल एज डेथ ऑफ अवर टिश्यूज। तो अगर हमारे ह्यूमन हार्ट के जो वेंट्रिकल्स के जो सेल्स है वो अगर डाई होने लगे, डू यू थिंक अवर ह्यूमन हार्ट विल पंप प्रॉपरली, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली? द आंसर इज नो। यानी कि हार्ट में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी टू पंप और वी कैन से टू कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड। अगर हार्ट प्रॉपरली ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू मीट the metabolic demands of our human body, thus leading to low output heart failure। The second point is dilated ventricles। Now जब भी ventricles अगर dilate हो पाते हैं तो कैन आई से अकॉर्डिंग टू अवर लैप्लेसिस लॉ, अगर रेडियस अगर ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली प्रेशर वो कम जनरेट कर पाएगा,
एंड वंस अगेन अगर प्रेशर हमारा ह्यूमन हार्ट कम जनरेट करेगा, it will not be capable of meeting the metabolic demands of our human body, and once again leading to low output heart failure. And the third important point is negative inotropic drugs. So whenever we are giving some drugs which is producing a negative effect on our human ventricles, जो हार्ट में वेंट्रिकल्स होता है, अगर उसमें वो नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो डेफिनेटली जो वेंट्रिकल्स है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एंड अगर वेंट्रिकल्स ही प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो वंस अगेन अवर ह्यूमन हार्ट विल नॉट बी केपेबल of meeting the metabolic demands of our human body, thus once again leading to low output heart failure. Now moving on to our second method of classification. Now हार्ट फेलियर पिछले मेथड में हमने कार्डियक आउटपुट के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। नाउ हम वेंट्रिकुलर फेलियर के बेसिस पे हम हार्ट फेलियर को दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड द सेकंड वन इज राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिप्सनिया एंड द सेकंड वन इज पल्मोनरी एडिमा, एंड जो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय jugular venous pressure increase and the systemic effects. Now, why left ventricle is causing a pulmonary effect and why our right ventricle is producing systemic effect? Let us understand that important point. Now, if a person का अगर human left ventricle अगर fail हो जाता है, तो can I say the blood is getting accumulated in our left ventricle? Why? Because जो left ventricle है, that left ventricle is not able to contract properly. अगर left ventricle properly contract अगर नहीं हो पा रहा है, तो definitely left ventricle में blood जमा होना start हो जाएगा. So can I say there will be accumulation of blood in the left ventricle. Now ये जो left ventricle होता है, इसको कहाँ से blood मिलता है? इसको blood मिलता है left atrium से. तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड है, डेफिनेटली जो लेफ्ट एट्रिया है वहां पे भी ब्लड ऑक्यूपाई होना स्टार्ट करेगा. तो कैन आई से देयर विल बी अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड वन इन द लेफ्ट एट्रियम. नाउ ये जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो कहाँ से ब्लड मिलता है? द आंसर इज इसको लंग्स के थ्रू ब्लड मिलता है. तो अगर ब्लड अक्यूमुलेशन इज टेकिंग प्लेस इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में भी अगर ब्लड ऑक्यूपाई है, तो कैन आई से देयर विल बी वंस अगेन अक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इन अवर लंग्स. एंड अगर लंग्स में अगर कुछ चीज जमा हो रही है, दैट इज अगर ब्लड जमा हो रहा है, डेफिनेटली वहां पे पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा. एंड अगर पल्मोनरी एडिमा अगर पेशेंट को होता है, तो डेफिनेटली द पर्सन विल फाइंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. एंड ये जो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है उसका एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, एंड दैट इज नोन एज डिप्सनिया. तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर is mainly characterized by dyspnea, that is a difficulty in breathing, and the second one is a pulmonary edema. Now let us see right ventricular failure में systemic side effects क्यों आ रहे हैं. Now understand, अगर राइट वेंट्रिकल अगर फेल अगर हो रहा है, तो कैन आई से देयर विल बी अक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल. अगर राइट वेंट्रिकल में अगर ब्लड ऑक्यूपाई होना स्टार्ट हो गया है, तो डेफिनेटली राइट वेंट्रिकल को कहाँ से ब्लड मिलता है? द आंसर इज राइट एट्रियम से ब्लड मिलता है. नाउ ये जो राइट एट्रियम है वहां पे भी अगर ब्लड ऑक्यूपाई होना स्टार्ट हो गया, राइट एट्रियम को किससे ब्लड मिलता है? तो राइट एट्रियम को सुपीरियर वीना कावा से ब्लड मिलता है एंड इंफीरियर वीना कावा से ब्लड मिलता है. तो whenever there is accumulation of the blood in the right atrium, can I say जो सुपीरियर वीना कावा है वहां पे भी ब्लड जमा हो जाएगा.
एंड अगर वहां पे अगर ब्लड जमा हो जा रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीज इन द जगुलर वीनस प्रेशर. नाउ अगर इंफीरियर वीना कावा में अगर ब्लड ऑक्यूपाई होना स्टार्ट हो जा रहा है तो डेफिनेटली इट विल लीड टू सिस्टमिक साइंस एंड सिम्टम्स. कैसे? लेट अस सपोज कि लिवर में अगर ब्लड जमा हो रहा है तो दैट विल लीड टू हिपैटोमेगैली. तो लिवर एनलार्ज हो जाएगा. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस important point that a person with a left ventricular failure will show pulmonary signs and symptoms, and the person with the right ventricular failure will show systemic signs and symptoms. Now ये जो हार्ट फेलियर है इसको हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी बोलते हैं. Now why we are calling it as congestive cardiac failure? Now अभी अभी हमने देखा कि पर्सन की जो बॉडी है वहां पे accumulation of fluid हो रहा है. Now this accumulation of fluid, can I say it as a congestion? तो पर्सन की बॉडी कंजेशन में जा रही है. Why? Because of heart failure. Therefore, there is accumulation of fluid in various parts of the body that is known as congestion. क्यों हो रहा है? Because of the cardiac failure, or we can say because of the heart failure. Therefore, it is also known as congestive heart failure or congestive cardiac failure. Now let us understand mechanism of action of our very first important class of agent, and that is known as a diuretic agent. Now person की बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो गया है तो वन वे टू टैकल अवर प्रॉब्लम इज कि हम अगर बॉडी में जो ब्लड है जो बॉडी में जो फ्लूइड का वॉल्यूम है अगर हम उसको कम कर दें तो हमारा काम हो सकता है. So the best drugs which we can use in order to lower the circulating body fluid is with the help of use of diuretic agent. So whenever we are giving the person's body diuretic agent, it will promote the salt and water excretion. Now अगर salt and water अगर हमारे body से excrete out हो रहे हैं तो can I say there will be reduction in the circulating volume. अगर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो कैन आई से जो ब्लड पहले हमारे ह्यूमन हार्ट में जा रहा था यानी कि जो ह्यूमन हार्ट में प्रीलोड था वो अभी कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ही कम है. तो डेफिनेटली ब्लड विच विल गो टू अवर ह्यूमन हार्ट को हम प्रीलोड भी बोलते हैं वो डिक्रीज हो जाएगा. एंड अगर प्रीलोड अगर डिक्रीज होता है so definitely it is going to improve the cardiac functioning. Now why it is improving the cardiac functioning? Let us understand this very important point. Now हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक important लॉ देखा था and that particular law was Laplace's law. Now according to the Laplace's law हमको दो important चीजें याद रखनी है. That is जो प्रेशर होता है that is directly proportional to the tension and pressure is inversely proportional to the radius. तो अगर हम डायूरेटिक एजेंट दे रहे हैं पेशेंट को कैन आई से उसका प्रीलोड हम कम कर रहे हैं. ना अगर प्रीलोड अगर हम कम कर रहे हैं तो कैन आई से कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर इन शॉर्ट जो वेंट्रिकल्स है उसमें हम रेडियस को कम कर रहे हैं. एंड अगर हम रेडियस को कम कर रहे हैं व्हाट वाज द रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर एंड रेडियस? दे वर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर हम वेंट्रिकल्स का रेडियस अगर रिड्यूस कर रहे हैं कैन आई से कि हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं. एंड अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर इम्प्रूविंग द कार्डियक फंक्शनिंग. एंड प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली अवर ह्यूमन हार्ट can meet or we can say our human heart can fulfill the metabolic demands of our human body. तो प्रीलोड कम होने की वजह से क्या होगा कि जो रेडियस है ऑफ द वेंट्रिकल दैट विल गेट रिड्यूस्ड एंड अकॉर्डिंग टू अवर लैप्लेसेस लॉ इट विल इंक्रीज द प्रेशर. एंड अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ऑफ अवर ह्यूमन हार्ट
Definitely, that is a good news for our human heart, and it will now create a appropriate pressure. Now ड्रग्स में हम कौन से एजेंट्स यूज कर सकते हैं? तो वी नो कि डायूरेटिक्स में we have different सब क्लासिफिकेशन ऑफ अवर डायूरेटिक एजेंट. तो मेनली हम दो इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स यूज कर सकते हैं. The very first one is a loop diuretic agent and the second one is a thiazide diuretic agent. Now loop diuretic agent में क्या होता है? They are considered as strong diuretic agent, but at the same time they are short acting agent. On the other hand, ये जो thiazide diuretic agent होते हैं, they are considered as weak diuretic agent, but it is having a long action. यानी कि ये जो thiazide diuretic होते हैं वो लंबे समय तक अपना एक्शन शो कर सकते हैं. Now just think logically. If a patient is suffering from heart failure, हम कौन सी एजेंट की ड्रग यूज करेंगे? हम लूप डायूरेटिक यूज करेंगे कि हम थायाजाइड एजेंट यूज करेंगे? आंसर इज वेरी सिंपल. बॉडी में कंजेशन हुआ है, तो अगर कंजेशन अगर हुआ है तो डेफिनेटली वो जो बॉडी का फ्लूइड है, हमें ऐसा कोई ड्रग चाहिए जो बॉडी के फ्लूइड को स्ट्रांगली रिमूव कर सके. तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज अवर स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक एजेंट, and that is we are going to use our loop diuretic agent. So in the patient with heart failure, there is a lot of congestion in the person's body. So mainly we are going to use our loop diuretic agent. Now loop diuretic agent में कौन से ड्रग्स आते हैं? So we can use our drug that is furosemide, and ये जो furosemide है that is most commonly the treatment of heart failure patient, which is coming under the category of loop diuretics. Then we can use a torsemide, and we can also use our drug that is known as bumetanide. Now diuretics पे हमारी YouTube चैनल पे एक एंटायर प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है. So if you want to know the further details of various different class of our diuretic agent, you can surely watch that particular diuretic lecture videos. So that's it for our today's video presentation. आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था दैट वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अवर हार्ट फेलियर, एंड हमने आज फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ एजेंट देखा था which can be useful in the treatment of heart failure patient, and that is our diuretic agent. So that's it for our today's video presentation. अगर आपने वीडियो प्रेजेंटेशन यहाँ तक देखा है, please consider subscribing to my YouTube channel. Press that bell icon, like this video and share it with your friends. See you in the next video lecture. Till then, see ya, bye bye. Have a good day.